गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। कक्षा 10 से आज हम हिंदी व्याकरण का एक नया पाठ शुरू करेंगे जिसका नाम है समास। देखो बच्चों, हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा कि समास क्या है, उसके भेद क्या है और समास विग्रह करने की जो प्रक्रिया है वो क्या है। सबसे पहले हमने समास का शाब्दिक अर्थ जाना। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, यानी जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है वो जो क्रिया जो प्रक्रिया होती है उसे हम समास कहते हैं। और समास विग्रह किसे कहते हैं? जो सामासिक पद जो होते हैं उन्हें अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम समास विग्रह कहते हैं। तो इसमें हमने जाना कि जो समास है उसमें दो ही पद होते हैं। पहला है उत्तर पूर्व पद और दूसरा है उत्तर पद। इन्हीं पूर्व पद और उत्तर पद को मिलाकर ही समास का निर्माण किया जाता है। सबसे पहले हमने अव्ययी भाव समास के बारे में जाना, उसके बाद हमने तत्पुरुष समास के बारे में जाना। अब तीसरा है हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है? मतलब कर्मधारय समास में क्या होगा? जिसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो। क्या होता है कर्मधारय समास? जिसमें पहला पद विशेषण, विशेषण मतलब जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता हो, विशेषण जो विशेषण की भी विशेषता बताता हो। विशेष्य क्या होता है? जो विशेषण की भी विशेषता बताते हो उन्हें विशेष्य कहते हैं। अथवा एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है। अब उपमान और उपमेय क्या होगा, है ना? उपमेय का अर्थ होता है व्यक्ति या वस्तु की तुलना या समानता, ठीक है। और उपमान जिस व्यक्ति या वस्तु के साथ, उपमान तो का अर्थ क्या होगा? किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ उसकी तुलना बताई जा रही हो वो तो उपमान होगा। और उपमेय जिसके साथ तुलना की जा रही है, किसी व्यक्ति वस्तु के साथ अगर तुलना या समानता बताई जाती हो तो वो उपमेय कहलाता है। विशेषण का अर्थ मैंने बता ही दिया आपको। विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता हो, ठीक है ना। और विशेष्य क्या होगा? जो विशेषण की भी विशेषता बताता हो, ठीक है ना। तो कर्मधारय समास क्या होगा? जिस समास के दोनों पदों में विशेष्य, विशेषण या उपमेय उपमान संबंध हो तथा दोनों पदों में से एक ही कारक की विभक्ति आए उसे कर्मधारय समास कहते हैं, ठीक है। तो कर्मधारय में क्या होगा? सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, इसमें पहला पद विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष्य होगा। दूसरी बात यहाँ पर क्या है? एक पद किसी की तुलना बता रहा है, तुलना या समानता बता रहा है, और दूसरा पद के साथ उसकी तुलना की जा रही है, ठीक है ना। तो अब हम इसके उदाहरण देखते हैं। इसमें देखो, कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है, दूसरा पद क्या होगा? विशेष्य। और इसमें कहीं कहीं उपमान उपमेय का संबंध होता है और विग्रह करने पर क्या शब्द लगाया जाता है? रूपी शब्द प्रयुक्त होता है ना। जैसे विद्या धन, विद्या रूपी धन, है ना। ऐसे ही देखो देहलता, देह रूपी लता। तो रूपी शब्द का भी इसमें विग्रह करने पर प्रयोग किया जाता है। जैसे है जो तो करेंगे ही, इसके अलावा रूपी शब्द का भी इसमें प्रयोग किया जाएगा। तो सबसे पहले जैसे नीला अंबर, तो नीला क्या है? यहाँ पर क्या हो गया? विशेषण हो गया, है ना। अंबर उसका विशेष्य हो गया। तो नीला है जो अंबर, समझ में आ रहा है। ऐसे ही हम देखते हैं जैसे उपमेय उपमान में कैसे देखेंगे? चरण कमल, तो कमल की तुलना किससे की जा रही है? चरणों से, है ना। कमल के समान चरण, मतलब चरण की तुलना किससे की जा रही है? कमल से, मतलब उनके पैर कैसे हैं? कमल के समान सुंदर और कोमल है। मुख चंद्र, चंद्रमा के समान मुख वाला, है ना। नरसिंह, सिंह के समान आदमी, है ना। घनश्याम, घन के समान श्याम यानी काला। अब इसमें उपमा उपमान की उपमेय उपमान है और इसमें क्या है? विशेषण और विशेष्य है। जैसे नील गगन, नीला है जो गगन, यानी आसमान कैसा है? नीला है। तो नीला यहाँ पर क्या हुआ? उसकी विशेषता, गगन की विशेषता बताई जा रही है यहाँ पे, है ना। विशेषण पहला पद इसमें क्या होगा?
विशेषण होगा। समझ में आ रहा ना, इसमें पहला पद आपका क्या होगा, विशेषण होगा, और दूसरा पद विशेष्य होगा। मतलब जिससे जिसकी तुलना की जा रही है वो विशेष्य है, यानी जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो तो विशेष्य होगा, और जो विशेषता बताई जा रही है वो विशेषण हुआ। तो पहला पद यहाँ पर क्या हो गया, विशेषण, और दूसरा पद यहाँ पर विशेष्य। इसी प्रकार दूसरी बात जो है उपमेय और उपमान, यानी एक से तुलना की जा रही है दूसरे वाले शब्द से, एक से उसकी तुलना या समानता बताई जाती है और दूसरे के साथ उसकी तुलना की जा रही है। अगला है आपका द्विगु समास, है ना। द्विगु समास में क्या होगा, इसमें जो पहला पद है वो क्या होगा, संख्यावाचक होगा। पहला पद क्या होगा, संख्यावाचक होगा, और संपूर्ण पद समूह का बोध कराता है। समूह मतलब ग्रुप का बोध कराता है, समूह का बोध कराता है, मतलब ग्रुप, है ना। यानी जो शब्द यहाँ पर दे रखे हैं वो एक समूह का बोध कराएंगे आपको, ठीक है ना। उसमें पहला पद क्या होगा, संख्यावाचक। संख्यावाचक मतलब नंबर्स 1 2 3, ठीक है। उसके बाद जो द्विगु समास है उसमें पूर्व पद तो संख्यावाचक होता है, तो कभी कभी जो उत्तर पद होता है ना, दूसरा पद होता है, वो भी संख्यावाचक हो सकता है कभी कभी, है ना। इसके बाद जो द्विगु समास है उसमें जो प्रयुक्त संख्याएं होती है वो किसी समूह का बोध कराती है, अन्य अर्थ का नहीं। जैसे बहुव्रीहि समास में होता है ना कि एक शब्द का पूरे पद का विग्रह करके अन्य जो शब्द होता है उसका बोध करा रहे हो, उसके अनुसार नहीं है, इसमें पूरे समूह का बोध कराएगी, वो पूरे ग्रुप का, आपको पूरे समूह का ज्ञान कराएगी। जैसे एग्जाम्पल देखो, पंचवटी, 5 वटों का समूह, मतलब 5 जो वृक्ष हैं उनका समूह क्या कहलाता है, पंचवटी कहलाता है। और इसी, है ना, तो इसके आधार पर ही हम इसे पहचान सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें पहला पद क्या होगा, संख्यावाचक होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पहला पद संख्यावाचक हो, लेकिन अगर वो तीसरा अर्थ दे रहा हो, हमें कोई अन्य अर्थ देता हो, तो वो बहुव्रीहि समास होगा, ठीक है ना। जैसे त्रिनेत्र, है ना, तो 3 नेत्रों वाला कौन है, शिव। तो वहां पर पहला पद संख्यावाचक हुआ, लेकिन वो द्विगु समास में नहीं आया फिर, क्योंकि उसका अन्य अर्थ निकल रहा है, दूसरा अर्थ निकल रहा है उसमें। ना तो पहला पद तो संख्यावाचक है, लेकिन जो वो समूह का बोध नहीं करा रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला पद तो संख्यावाचक होगा, और दूसरा पद है कि दूसरा जो इसका जो संपूर्ण पद होगा वो किसी समूह का बोध कराएगा। जैसे चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह, तिरंगा, 3 रंगों का समाहार, चौराहा, 4 राहों का समाहार, नवरात्र, 9 रात्रियों का समूह, चौमासा, 4 मासों का समूह। तो यानी ये ग्रुप का, समूह का बोध करा रहा है। लेकिन अगर पहला पद संख्यावाचक हो और अन्य अर्थ का बोध करा रहा हो तो वो बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएगा, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो द्विगु समास का समझ में आया। आगे देखिए द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, इस समास में 2 पद होते हैं, है ना, और दोनों पदों की अपनी अपनी प्रधानता होती है। यानी इस समास में हमने अब तक पढ़ा कि इसमें उत्तर पद प्रधान है, इसमें पहला पद प्रधान है ना, इसमें दोनों, है ना। तो ये जो द्वंद्व समास है इसमें दोनों पद प्रधान होंगे, दोनों पदों की अलग अलग अपनी अपनी एक प्रधानता होती है ना, दोनों अपनी अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है, क्लियर है ना। तो और इनका विग्रह करने पर और, एवं, या, अथवा, तथा आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, और बीच में जो योजक चिन्ह होता है ना, एक हाइफन जैसा हाइफन चिन्ह होता है, वो चिन्ह वहाँ पर लगा होगा। जब आप उसका विग्रह करेंगे तो वो चिन्ह हटा देंगे और उसकी जगह और, या, ठीक है, एवं, तथा, अथवा आदि शब्दों का प्रयोग करेंगे। इसके बाद जो द्वंद्व समास है वो दोनों पद प्रधान होते हैं, और दोनों पद एक दूसरे के क्या होते हैं, अधिकतर ऐसा होता है कि दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा देखा नहीं जाएगा। जैसे लव कुश, लव कुश एक दूसरे के विलोम नहीं है ना,
ठीक है ना। लेकिन बहुत सारे शब्दों में आपको ये देखने को मिलेगा कि ये एक दूसरे के विलोम होंगे, जैसे भाई बहन, सुख दुख, ठीक है, पाप पुण्य, लाभ हानि, ठीक है, माता पिता, रात दिन। तो ये सारे क्या होंगे, कुछ कुछ शब्द ऐसे होंगे जो विलोम होंगे, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, है ना। और इनका विग्रह करने पर और अथवा का प्रयोग करेंगे। समझ में आया आपको। द्वंद्व समास में क्या है, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और इनके विग्रह करने पर और अथवा आदि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है। अगला देखिए आप, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास कौन सा होता है, जहां पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत कर रहा हो। मतलब जो अन्य पद प्रधान होता है, उस अन्य पद प्रधान जिस समास में होगा उसे हम बहुव्रीहि समास कहेंगे, जो तीसरे पद की ओर हमें संकेत करता हो। इसमें किसी अन्य अर्थ को व्यक्त करते हैं, वह किसी अन्य संज्ञा विशेषण की भांति कार्य करता है। मतलब क्या है, बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, ना तो पूर्व पद प्रधान होता है ना उत्तर पद प्रधान होता है। इसके पदों की जब हम सामान्य अर्थ में इसकी व्याख्या करते हैं, सामान्य अर्थ जब हम इसका निकालते हैं, तो वो अर्थ के आधार पर हम तय करते हैं कि इसका अन्य पद प्रधान है। और विग्रह करने पर वाला है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। जैसे कमल नयन, कमल के समान नयनों वाला कौन है, शिव, विष्णु, है ना। कमल के समान नयनों वाला कौन है, विष्णु। इसी प्रकार महादेव, महान है जो देव अर्थात शिव। ऐसे ही दीर्घ बाहु, लंबी भुजाओं वाला अर्थात विष्णु। मेघनाद, मेघ के समान नाद करने वाला, यानी मेघ के समान गरजने वाला कौन है, रावण का पुत्र। घनश्याम, घन के समान श्याम वर्ण वाला अर्थात कृष्ण, यानी वाला जिसका, जैसे मैं बोलूं नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, नीलकंठ नीला है। ये नीलकंठ हमने उधर भी पढ़ा था कर्मधारय में, उधर भी हमने नीलकंठ का प्रयोग किया था ना। और यहाँ पर तीसरा अर्थ निकाला जा रहा है, नीला है जो कंठ, है ना। तो उसमें हमने तीसरा अर्थ नहीं निकाला, उसकी हमने क्या की, सिर्फ विग्रह किया। यहाँ पर तीसरा अर्थ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। पीतांबर, पीले वस्त्रों वाला अर्थात कृष्ण। दशानन, दश है आनंद जिसके अर्थात रावण। ठीक है। तो इसके आधार पर हम इस बहुव्रीहि समास को समझ सकते हैं। तो इससे पहले जैसे हमने समास में इन सारे जो 6 भेदों का अध्ययन किया, उसमें सबसे पहले हमने अव्ययी भाव समास को देखा। उसके बाद अव्ययी भाव समास में क्या देखा, जिसमें पहला पद प्रधान होता है ना, और जो दूसरा पद है, जो पूरा पद है, कभी कभी वह भी अव्यव हो जाता है। अव्यव का अर्थ होता है जो लिंग वचन काल के अनुसार बदलता नहीं हो। और यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो तो दोनों शब्द मिलकर अव्यव की तरह ही प्रयुक्त होते हैं, है ना, वो अव्ययी भाव समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है और क्या होगा, इसमें दूसरा पद प्रधान होगा, है ना, और विभक्ति चिन्ह है उनका लोप हो जाता है। इनकी विभक्ति चिन्ह कौन सी होती है, जो कारक चिन्हों की विभक्तियां हैं। ठीक है। इसमें कर्ता और संबोधन के अलावा सारी विभक्ति चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में इसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, और इसकी उपमेय और उपमान, एक पद उपमेय और दूसरा पद उपमान भी होता है। इसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। इसके बाद हमने द्विगु समास देखा, जिसमें पहला पद संख्यावाचक होता है और किसी समूह का बोध कराता हो। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है। और इसमें दोनों पदों के बीच और, या तथा ऐसे योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो इन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। इसके बाद बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या कहा
कि इसमें पहला और दूसरा पद कोई भी प्रधान नहीं होता है, इसमें तीसरे पद की ओर संकेत करता है, यानी अन्य पद जहाँ पर प्रधान होता हो वो बहुव्रीहि समास कहलाता है। और अर्थ के आधार पर ही हम इसे पता कर सकते हैं। ठीक है ना? धन्यवाद।